हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे अपने यूपीएससी का जो आंसर राइटिंग का हमारा जो प्रोग्राम चल रहा था उसको हम आगे बढ़ाएंगे। देखिए, आपका जो यूपीएससी, अगर मैं 2024 की बात करूं, मेंस का पेपर होने वाला है 20 सितंबर से। तो आपको पता होना चाहिए कि अभी आपके पास कुल मिलाकर अभी हम जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ या फिर जब आप लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी तब हो चुका होगा 6 सितंबर। तो आपके पास कुल मिला के 14 डेज का समय बच गया है। इन 14 डेज में आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकते हो आपके लिए उतना ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि अभी आपके पास कुछ नई चीज़ पढ़ने का स्कोप काफ़ी ज़्यादा कम है। तो अराउंड आपको इस सीरीज को हम 15 सितंबर तक चलाएंगे। उसके बाद ये सीरीज समाप्त हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला है कि इस सीरीज के समाप्ति के बाद हम एक नई सीरीज लेकर आएंगे, और वो जो नई सीरीज होगी कौन सी होगी? पीवाईक्यू सीरीज। नॉट ओनली प्रीलिम्स बल्कि मेंस के लिए भी हम एक पीवाईक्यू सीरीज लेकर आएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम थीम वाइज आपके सामने डिस्कस करेंगे। थीम वाइज डिस्कस करेंगे जिसमें कि आपको सारे थीम, जैसे कि अगर मैं सिर्फ गांधी की बात करूं, गांधी जी की, तो महात्मा गांधी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको एक साथ रख दिए जाएंगे। इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे बात करूं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की, तो उन सारे क्वेश्चंस को एक साथ रख दिए जाएंगे। इसी में अगर मैं बात करूं फंडामेंटल राइट्स की, तो सारे के सारे क्वेश्चंस एक साथ रख दिए जाएंगे। बायोडाइवर्सिटी की बात करूं तो उन सारे के सारे क्वेश्चंस को एक साथ रख दिए जाएंगे। ज्योग्राफी में इंटीरियर ऑफ अर्थ की अगर मैं आपसे बात करूं तो इन सारे के सारे क्वेश्चंस को एक साथ आपके सामने रख दिए जाएंगे। तो इसमें आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल निकल कर सामने आएगा। अभी देखिए, ये जो मेंस आंसर राइटिंग का जो प्रोग्राम हम लोगों ने चलाया है, ये ना कि सिर्फ 24 वाले लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा, बल्कि ये हेल्पफुल होगा 25 में भी जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी। देखिए, कभी भी तैयारी प्रीलिम्स का नहीं होता है, हमेशा तैयारी होती है मेंस की। ठीक है, तो इसी लाइन के साथ मैं अभी इस इंट्रोडक्शन को समाप्त करूंगा। चलिए तब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हम क्वेश्चन में देखेंगे कि आपको सिग्निफिकेंस बताना है किसका सिग्निफिकेंस बताना है? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, एनसीएम का, जो कि 18 आई थिंक देयर इज सम टाइपिंग मिस्टेक, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, हाउ डिड इट ट्रांसफॉर्म द नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज इन इंडिया। तो आपको बताना है कि एनसीएम का इंपॉर्टेंस क्या था। बेसिकली क्रक्स मैं आपको बता रहा हूं, एनसीएम का सिग्निफिकेंस क्या था, इसी के साथ साथ किस तरीके से इम्पैक्ट किया नेशनल मूवमेंट को, नेशनल इंडिपेंडेंस मूवमेंट को, किस तरीके से इसने नेशनलिस्ट मूवमेंट को इम्पैक्ट किया, और इसी के साथ साथ उनके ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज थी उस पर किस तरीके से इसने बहुत ही कुठाराघात किया, उसको समझते हैं आज के इस क्वेश्चन में पूछा गया। आपको आंसर बताना है। देखिए, कीवर्ड समझना काफी ज्यादा जरूरी है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या क्या है, सबसे पहले एनसीएम को देखेंगे। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, इसको ध्यान मत दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन को हम देखेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या है भाई? तो इंट्रोडक्शन में अगर हम देखते हैं तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 से 22 तक चला था। इसमें महात्मा गांधी का काफी ज्यादा पिवटल रोल था, इंपॉर्टेंट रोल था। उन्होंने इंडिया स्ट्रगल जो इंडिपेंडेंस के लिए था उसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इसी के साथ साथ लॉन्च इन रिस्पॉन्स टू द रिप्रेसिव रोलेट एक्ट। आपको पता है रोलेट एक्ट, जिसकी वजह से जलियांवाला बाग मैसेकर निकलकर सामने आता है। इसने काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट शिफ्ट दिया था फ्रॉम मॉडरेट टू मास बेस्ड नेशनलिज्म। तो लोगों को इसने बहुत ही ज्यादा द्रवित कर दिया था, लोगों को बहुत ही ज्यादा गुस्से में रख दिया था, क्योंकि जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था वो रोलेट एक्ट के विरोध में, क्योंकि रोलेट एक्ट के तहत कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो गई थी, सैफुद्दीन कुचलू की। उनके सपोर्ट में कुछ लोग लोहड़ी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे, और वहां पे जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था। इसमें बहुत से महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चों का देहांत हो गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी, उनकी शहादत उनको मिल गई थी। तो ऐसे में लोगों के अंदर बहुत ज्यादा रोष आया था। उस रोष को महात्मा गांधी जी ने, और जो एनसीएम होता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको चैनलाइज किया, इसको यूटिलाइज किया। अब हम बात करते हैं बॉडी पार्ट की। अगर मैं बॉडी पार्ट की बात करूं तो गांधीज अप्रोच इन्वॉल्व बाइकॉटिंग ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, कोर्ट्स एंड स्कूल्स व्हाइल प्रमोटिंग सेल्फ रिलायंस थ्रू द यूज ऑफ स्वदेशी गुड्स। तो स्वदेशी गुड्स के जरिए उन्होंने क्या किया? आत्मनिर्भर भारत, जिसकी हम बात कर रहे हैं। देखिए, कभी ना कभी यूपीएससी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आत्मनिर्भर भारत का जो कॉन्सेप्ट है, क्या बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, या फिर हमारे हिस्ट्री में इसके कुछ ट्रेसेस हमें देखने को मिलते हैं। This strategy mobilized millions across the diverse social strata, transforming the nationalist movement from elite-led campaigns to a broad-based struggle involving various sections of the Indian society। तो इंडियन सोसाइटी में जितने भी लोग थे उन सभी को मोटिवेट करता है, और ये जो
मुट्ठी भर लोग जो थे जिनके हाथ में, मिडिल क्लास के हाथ में जो ये स्ट्रगल था, इंडिपेंडेंस का जो स्ट्रगल था, जो कांग्रेस में शामिल लोग थे, वहां से निकालकर महात्मा गांधी जी ने इस मूवमेंट के जरिए बिल्कुल जो जिसको बोलते हैं लेमैन, आम आदमी को भी इन्होंने इन्वॉल्व कर लिया और महिलाओं ने भी अच्छी खासी पार्टिसिपेशन दिखाई थी इस मूवमेंट पे। द मूवमेंट्स मास अपील चैलेंज ब्रिटिश अथॉरिटी एंड डिसरप्टेड कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, फोर्सिंग द ब्रिटिश टू रिकंसिडर देयर पॉलिसीज। फाइनली उनको अपने पॉलिसीज के ऊपर उनको रिकंसिडर करने का, मतलब ऐसा आत्ममंथन, आत्मचिंतन करने का एक बार उनको सोचना जरूर पड़ा। थ्रू द मूवमेंट वाज इवेंचुअली विड्रॉन ड्यू टू द चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा इंसिडेंट क्या है, थोड़ा बहुत मैं आपको स्टैटिक की बातें बताता चलूंगा। चौरी चौरा एक जगह है उत्तर प्रदेश में, वहां पे थाने में कुछ लोगों ने आग लगा दी, जिससे बहुत ज्यादा पुलिस वाले की मृत्यु हो गई थी, जिससे गांधी जी बहुत ज्यादा द्रवित हो चुके थे, क्योंकि नहीं चाहते थे कि वायलेंस का यूज हो। वायलेंस का यूज इसलिए भी नहीं चाहते थे महात्मा गांधी जी, क्योंकि उनको लगता था कि जैसे ही वायलेंट होगा अंग्रेजों को एक मौका मिल जाएगा भारतीयों को दबाने का, और यही से उन्होंने वापस ली। जबकि एनसीएम